रात का समय था। गांव के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा के साथ अजीब सी गंध फैल रही थी। चौपाल के पास एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी पर झुका बैठा था। अचानक उसे कानों में एक सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें उठाईं तो आसमान से पानी की बूंद नहीं बल्कि एक छोटा काला सा जिंदा बिच्छू उसके पास आकर गिरा। बूढ़ा डर से पीछे हट गया। उसके होंठ कांप रहे थे। धीरे से बोला, ये वही निशानी है। लेकिन किसी ने सुना नहीं। थोड़ी ही देर में आंगन में खेल रहे बच्चे चीख पड़े। उनके पैरों के पास भी 2-3 बिच्छू रेंग रहे थे। सुबह होते होते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गलियों और छतों पर मरे और जिंदा बिच्छू फैले पड़े थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। गांव का सरपंच लोगों को इकट्ठा करके बोला, किसी ने ये बात बाहर नहीं बतानी, वरना मुसीबत बढ़ेगी। लेकिन बूढ़ा जानता था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उसे याद आया, 20 साल पहले भी एक रात ऐसी आई थी। उस समय 3 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। अगली रात फिर काले बादल घिर आए। हवा और ठंडी हो गई। अचानक छतों पर जोर जोर से कुछ गिरने की आवाज़ें आने लगीं। लोग दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे रोने लगे। लेकिन इस बार सिर्फ बिच्छू नहीं, उनके बीच एक चमकता हुआ लाल रंग का विशाल बिच्छू भी था, जिसकी आंखें किसी इंसान जैसी थीं। बूढ़ा जानता था, अगर इस बार इसे रोका नहीं गया तो गांव का कोई नहीं बचेगा। और फिर कहीं दूर से वही आवाज़ आई जो 20 साल पहले सुनी गई थी। सुबह होते होते गांव में सन्नाटा छा गया था। रात की घटनाओं के बाद लोग अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे थे। हवा में अभी भी डर की गंध फैली हुई थी। बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और हर आंगन में लोग सावधानी से चारों तरफ नज़र घुमा रहे थे। सूरज निकलने के बाद भी कई जगह जमीन पर बिच्छू रेंगते नजर आ रहे थे। कुछ मरे हुए थे, लेकिन कई जिंदा थे। सरपंच ने कुछ नौजवानों को इकट्ठा करके कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये बिच्छू आ कहाँ से रहे हैं। 3 बहादुर नौजवान, रमेश, इमरान और जीतू, लाठियां लेकर निकल पड़े। उन्होंने पूरे गांव की गलियों को देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी रमेश ने दूर खेतों की तरफ इशारा किया, देखो वो क्या है। खेतों के बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। कुएं के किनारे काली मिट्टी बिखरी हुई थी और वहां से बारी बारी छोटे छोटे बिच्छू बाहर निकल रहे थे। जीतू ने डरते हुए कहा, ये तो उसी पुराने कुएं का रास्ता है जिसके बारे में दादी कहा करती थी कि इसमें कोई सांप है। इमरान ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो गहराई में हल्की लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो। अचानक अंदर से सरसराहट की तेज आवाज आई और पानी की जगह एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल ऊपर उभरने लगा। तीनों डर के मारे पीछे हट गए। तभी पास के पेड़ से बूढ़ा आदमी निकलकर बोला, तुम लोग तुरंत गांव लौटो, यहाँ जितना रहोगे मौत उतनी जल्दी आएगी। तीनों ने उसकी बात मान ली, लेकिन जाते जाते रमेश ने देखा उस काले तरल से एक बड़ा सा लाल बिच्छू आधा बाहर निकल चुका था और उसकी नज़र सीधी रमेश पर थी। गांव लौटकर रमेश, इमरान और जीतू ने सबको बताया कि उन्होंने पुराने कुएं में क्या देखा। लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। सरपंच ने सबको चौपाल में बुलाया और कहा, अब हमें इस रहस्य को समझना ही होगा, वरना पूरा गांव खतरे में है। बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और पुरानी यादों का बोझ साफ दिख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, 20 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब उस कुएं के अंदर से एक लाल बिच्छू निकला था और 3 दिन बाद गांव के 3 लोग गायब हो गए थे। किसी की लाश तक नहीं मिली। लोगों में हलचल मच गई। महिलाएं बच्चों को अपनी गोद में कसकर पकड़ने लगी। कुछ ने कहा कि कुएं को ढक दिया जाए, कुछ बोले कि गांव छोड़ दिया जाए। लेकिन सरपंच ने तय किया कि पहले असल वजह का पता लगाया जाए। उसी शाम रमेश और इमरान ने हिम्मत करके फिर से कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। जीतू डर के मारे पीछे रह गया। रास्ता सुनसान था। हवा ठंडी और पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थी जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि लाल रोशनी अब और तेज हो गई थी। अचानक कुएं से काले धुएं का एक बादल निकला और चारों तरफ फैल गया। उस धुएं के बीच से एक आकृति बनने लगी, आधा इंसान आधा बिच्छू। वो आकृति भारी आवाज में बोली, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब इसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी होगी। रमेश और इमरान स्तब्ध खड़े रह गए। वे समझ गए कि ये सिर्फ बिच्छुओं की बारिश नहीं, बल्कि किसी पुराने श्राप की वापसी थी और अब उसका असली खेल शुरू होने वाला था। गांव में रात का अंधेरा छा चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया चारों तरफ घूम रहा हो। रमेश और इमरान कुएं से लौटते ही सरपंच के घर पहुंचे।
उन्होंने आधा इंसान आधा बिच्छू जैसी भयानक आकृति का जिक्र किया, लेकिन कुछ लोग उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। सिर्फ बूढ़ा आदमी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, वो सिर्फ चेतावनी थी, असली हमला अभी बाकी है। रात के करीब 12 बजे अचानक पूरे गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंजने लगी। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। अंधेरे में खेतों की तरफ से लाल लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे दर्जनों बिच्छू गांव की गलियों में फैलने लगे। उनके डंक से अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी। इमरान ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी छत से एक बड़ा सा बिच्छू सीधे आंगन में गिरा। उसकी आंखें इंसान जैसी थीं और वो बिना हिले रमेश को घूर रहा था। रमेश को लगा जैसे उसके दिमाग में कोई फुसफुसा रहा हो, कुएं में लौट आओ वरना सब खत्म हो जाएगा। लोग घबराकर घरों के भीतर छिपने लगे, लेकिन बिच्छू दरवाज़ों की दरारों से भी अंदर घुसने लगे। कुछ बच्चों की चीखें पूरे माहौल को और डरावना बना रही थीं। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तेज़ आवाज़ के साथ हवा और ठंडी हो गई। बूढ़ा आदमी भागकर मंदिर की तरफ चला गया और बाकी लोगों को भी बुलाया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर श्राप तोड़ना है तो हमें आज रात ही उस कुएं तक जाना होगा। लेकिन रमेश को पता था कुएं तक पहुंचना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ता मौत से भरा हुआ था। लोग डर से एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर से बिच्छुओं की सरसराहट और उनके डंक से निकलती हरी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में पुरानी यादों का डर साफ छलक रहा था, बोला, अगर हम आज रात कुएं तक नहीं पहुंचे तो सुबह तक ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रमेश, इमरान और सरपंच ने तय किया कि एक छोटी टोली बनाकर तुरंत निकलना होगा। 5 लोग मशालें और लाठियां लेकर मंदिर से बाहर आए। रात इतनी घुप अंधेरी थी कि मशाल की रोशनी भी मुश्किल से कुछ ही कदम आगे तक जाती थी। रास्ते में पेड़ों से सूखी टहनियां गिर रही थी और हर ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। इमरान ने महसूस किया कि कोई उनकी चाल के साथ साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें उनका पीछा कर रही थी। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि खेतों में बिच्छू झुंड बनाकर खड़े हैं, जैसे उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार हों। सरपंच ने मशाल को घुमाया तो कुछ बिच्छू पीछे हटे, लेकिन उसी समय एक विशाल काला बिच्छू तेजी से कूदकर उनके बीच आ गिरा। उसके डंक से जमीन जलने लगी और हवा में जली हुई मिट्टी की गंध फैल गई। रमेश ने लाठी उठाकर वार किया, लेकिन बिच्छू पीछे हटने के बजाय और गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा। तभी बूढ़े ने अपने गले से एक पुराना तावीज़ निकाला और जोर से जमीन पर फेंका। तावीज़ टूटते ही तेज सफ़ेद रोशनी फैली, जिससे बिच्छू चीखते हुए चारों तरफ भाग गए। लेकिन बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, ये तो बस एक दरवाज़ा खुला है, असली मुसीबत कुएं में इंतज़ार कर रही है। बूढ़े के शब्द सुनकर सबके कदम भारी हो गए, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मशाले थामे वे धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे। हवा में धुएं और सड़न की गंध भर गई थी। चारों तरफ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई ज़मीन के नीचे रेंग रहा हो। रास्ते के बीच में अचानक मिट्टी हिलने लगी और उसमें से छोटे छोटे बिच्छुओं के झुंड निकल आए। रमेश और इमरान ने लाठियों से उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन जितना मारते उतने ही और निकलते जाते। सरपंच ने मशाल आगे फेंकी, जिससे थोड़ी देर के लिए रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। लाल रोशनी अब इतनी तेज थी कि आसमान तक चमक रही थी। कुएं के किनारे अजीब सी नमी और फिसलन थी, जैसे वहां से कोई चिपचिपा तरल बहा हो। बूढ़ा धीरे से बोला, इस कुएं में एक प्राचीन श्राप कैद है और आज ये पूरी तरह जाग चुका है। अचानक कुएं के अंदर से जोर की गड़गड़ाहट हुई। पानी की जगह काले तरल का फवारा ऊपर उठा और उसके साथ वो आधा इंसान आधा बिच्छू जैसी आकृति बाहर कूद आई। उसकी लंबी पूंछ जमीन पर पटकते ही मिट्टी फट गई। वो भारी आवाज में बोला, तुम सब मेरे इलाके में आ गए हो, अब कोई वापस नहीं जाएगा। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति की आंखों में आग सी जल उठी। मैं वो बदला हूं जिसे तुम लोगों ने 20 साल पहले भुला दिया था। हवा और ठंडी हो गई। मशालें टिमटिमाने लगी और उनके चारों ओर सैकड़ों बिच्छू घेरने लगे। अब उन्हें समझ आ गया, लड़ाई यहां से शुरू होगी और जीत की कोई गारंटी नहीं है। आकृति की धमकी के बाद माहौल और डरावना हो गया। चारों तरफ बिच्छुओं का झुंड सरसराने लगा और उनकी हरी चमकती आंखें मशाल की रोशनी में और भयानक लग रही थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, हम लड़ने नहीं आए, हम शांति चाहते हैं। आकृति ठहाका मारकर हंसी, शांति? जब तुम लोगों ने मेरा घर तोड़ा था तब शांति कहाँ थी? उसकी आवाज़ गूंजते ही जमीन हिलने लगी और कुएं के चारों ओर की मिट्टी धंसने लगी।
रमेश ने देखा कि किनारे से एक संकरा रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है। उसने इमरान के कान में फुसफुसाकर कहा, हमें ये रास्ता लेना होगा, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे उस तरफ बढ़े, दो विशाल बिच्छू उनके सामने आ खड़े हुए। उनके डंक से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। सरपंच ने लाठी घुमाकर वार किया, लेकिन बिच्छू पीछे हटने के बजाय और पास आ गए। तभी बूढ़े ने अपनी कमर से एक छोटा सा मटकी नुमा बर्तन निकाला। उसने उसे जोर से जमीन पर फेंका। बर्तन टूटते ही सफेद धुएं का गुबार उठा, जिससे बिच्छू कुछ पल के लिए अंधे हो गए। सबने मौका पाकर उस संकरे रास्ते में छलांग लगा दी। रास्ता अंधेरा और नमी से भरा था। दीवारों पर अजीब सी चिंतकारी बनी हुई थी। इमरान ने हाथ फेरते हुए कहा, ये तो किसी पुराने मंदिर की दीवार जैसी लग रही है। अचानक दीवार के पीछे से हल्की घंटियों की आवाज आने लगी। रमेश ने मशाल ऊपर उठाई तो देखा कि दीवार पर एक पत्थर थोड़ा ढीला है। उसने उसे धक्का दिया और दीवार खुलते ही अंदर एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। लेकिन कमरे के बीचों बीच वही लाल आंखें फिर से चमकी और एक धीमी ठंडी आवाज आई, मैंने कहा था यहाँ से कोई नहीं बचेगा। गुप्त कक्ष के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ मशाल की हल्की रोशनी चारों तरफ टिमटिमा रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक विशाल बिच्छू और उसके सामने गांव जैसा दिखता एक इलाका। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र कोई चेतावनी दे रहे हों। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक काला बर्तन रखा था। बर्तन से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और उसके पास बिच्छुओं के छोटे छोटे कंकाल बिखरे थे। इमरान ने कांपते हुए पूछा, क्या यही श्राप का कारण है? बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, हाँ, इस बर्तन में उस आत्मा की शक्ति कैद है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से छुआ तो ये पूरी तरह आजाद हो जाएगी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ एक ठंडी हवा घूमने लगी और कमरे के कोने में लाल आंखों वाली वही आधा इंसान आधा बिच्छू आकृति प्रकट हो गई। उसने गुर्रा कर कहा, तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की, अब इसकी सजा मिलेगी। दीवारों से छोटे बड़े बिच्छू निकलने लगे और सीधा गांव वालों की तरफ बढ़े। सरपंच ने मशाल लहराई, लेकिन बिच्छू आग से नहीं डर रहे थे। रमेश को अचानक याद आया कि बूढ़ा हमेशा अपने गले में एक पुरानी चाबी पहनता है। उसने झट से वो चाबी खींची और बर्तन के ताले में डाल दी। आकृति ने गुस्से में गरजते हुए कहा, रुको, अगर वो खुला तो। लेकिन देर हो चुकी थी। ताला खुलते ही बर्तन से तेज सफेद रोशनी फूटी, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस सन्नाटे में एक धीमी सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ अब भी जिंदा हो। सफेद रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो सबने आंखें खोली। कमरा खाली लग रहा था, न बिच्छू न लाल आंखों वाली आकृति। लेकिन हवा में अब भी ठंडक थी और दीवारों पर साए हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज आसपास घूम रही हो। रमेश ने चारों तरफ देखा। बर्तन टूटा पड़ा था, लेकिन उसमें से एक काला धुएं जैसा बादल धीरे धीरे छत की ओर उठ रहा था। बूढ़ा घबराकर बोला, ये खत्म नहीं हुआ, ये भाग रहा है। इमरान ने मशाल उठाई और धुएं का पीछा करने लगा, लेकिन अचानक धुआं फटकर कई छोटे छोटे सायों में बदल गया और वो साए दीवारों के अंदर समा गए। तभी जमीन हल्की सी कांपी और गुप्त कक्ष के पत्थर गिरने लगे। सरपंच चिल्लाया, सब बाहर भागो, वरना यहीं दब जाओगे। सब तेजी से बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने संकरे रास्ते में कदम रखा, सामने से वो आधा इंसान आधा बिच्छू आकृति फिर प्रकट हो गई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं और उसके डंक से नीली बिजली जैसी चिंगारियां निकल रही थीं। वो गरज कर बोली, तुमने मेरी कैद तोड़ी है, अब मैं सिर्फ गांव ही नहीं पूरे इलाके को अपना बनाऊंगी। बूढ़ा आखिरी बार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने तावीज से एक मंत्र बुदबुदाया। आकृति कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन फिर जोर से हंसने लगी। तुम सोचते हो एक तावीज मुझे रोक देगा? अचानक दूर से मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। उसकी आवाज सुनते ही आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, जैसे उसे कोई दर्द हो रहा हो। रमेश ने मौका देखकर मशाल उसकी पूंछ पर दे मारी। वो चीखी और पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते बोली, मैं लौटूंगी और तब कोई नहीं बचेगा। गांव वाले बाहर निकल आए, लेकिन सब जानते थे खतरा टला नहीं है, बस टल गया है। गांव के लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा थे। रात अब भी गहरी थी, लेकिन आसमान में बादल कुछ कम हो गए थे। सबके चेहरों पर थकान और डर साफ दिख रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसने कहा, आज तो हम बच गए, लेकिन ये खतरा हमेशा के लिए नहीं गया।
रमेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गलियों में अब बिच्छू नहीं थे, लेकिन हवा में अब भी हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। इमरान ने धीमे स्वर में कहा, वो वापस आएगी, मुझे यकीन है। सरपंच ने लोगों को दिलासा देने की कोशिश की। हम मंदिर में पूजा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखों में भी अनिश्चितता थी। सुबह की पहली किरणें फूटीं तो गांव ने राहत की सांस ली। बच्चे आंगन में निकले और औरतें पानी भरने लगीं। सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन रमेश को चैन नहीं था। वो अकेला पुराने कुएं के पास गया। कुआं अब शांत था, लाल रोशनी गायब थी। उसने झुककर अंदर झांका तो सिर्फ काली गहराई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसके पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट आई। मैंने कहा था, मैं लौटूंगी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य नजर उस पर टिकी हुई है। गांव में दिन का शोर शुरू हो गया, लेकिन कुएं के पास की हवा अब भी ठंडी थी। बूढ़ा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दूर से रमेश को देख रहा था, और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कोई प्रार्थना कर रहा हो। आसमान में एक बार फिर काले बादल घिरने लगे। कहीं दूर बिजली चमकी, और उसी के साथ जमीन के नीचे से हल्की सरसराहट गूंज उठी। गांव जानता था, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक लंबी दहशत की शुरुआत है।